नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी निधि सुमेरा और प्रतिमा मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं और G20 की 20 बड़ी खबरें क्या है, सबसे पहले आपको बता देते हैं। इटली की पीएम मेलोनी का चीन के पीएम ली ख्यांग से निजी बातचीत में संकेत। इटली चीन के बेल्ट एंड रोड योजना से हो सकता है अलग। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन बोले, रूस को अलग करने की कोशिश असफल होगी। ब्लैक सी में तनाव बढ़ाने की कोशिश से बचना चाहिए। सर्गेई लावरोव ने कहा, दिल्ली घोषणा पत्र बेहद संतुलित। G20 की कामयाबी से पश्चिमी देशों का वर्चस्व टूटा। रूस के विदेश मंत्री का पश्चिमी देशों पर निशाना, कहा पश्चिम का यूक्रेनी एजेंडा नाकाम रहा। यूक्रेन ने खुद अपने इलाकों को खोया। जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने कहा, समिट के दौरान हमने रूस की सेना को यूक्रेन से तुरंत हटाने की मांग की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन बोले, रूस अभी भी यूक्रेन से युद्ध कर रहा है। G20 यूक्रेन में शांति के लिए प्रतिबद्ध। पीएम मोदी का G20 की बैठक में सुझाव, अब बोले नवंबर में G20 का वर्चुअल सत्र रखा जाए। पीएम मोदी ने कहा, जो समय के साथ नहीं बदलते अपनी उपयोगिता खो देते हैं। वैश्विक संस्थाओं में सुधार की सलाह दी। पीएम ने कहा, साइबर स्पेस आतंक को फंड करने का नया स्रोत। साइबर सुरक्षा के लिए ग्लोबल सहयोग जरूरी। भारत ने ब्राजील को 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता सौंपी। पीएम मोदी ने ब्राजील के पीएम को सौंपी अध्यक्षता। G20 का तीसरा और अंतिम सत्र में हुई वन फ्यूचर पर चर्चा। ब्राजील और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया पौधा। खालिस्तानी समर्थकों पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बोले, हम हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, लेकिन हिंसा और नफरत के खिलाफ हैं। कुछ लोग पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सामने खालिस्तान का मुद्दा उठाया। द्विपक्षीय वार्ता में जताई चिंता। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत के अनुसार घोषणा पत्र में भू राजनीतिक पैराग्राफ पर सहमति बनाना सबसे मुश्किल काम था। 200 घंटे से ज्यादा समय तक लगातार बातचीत और 300 बैठकों के बाद सहमति बनी है। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए $2 बिलियन देने की घोषणा की है। ये किसी भी देश की क्लाइमेट के लिए सबसे बड़ी फंडिंग है। राजघाट पर सभी नेता गांधी समाधि तक बिना जूते पहने हुए गए। कुछ नेताओं ने पैर को ढकने के लिए जूते की जगह वैकल्पिक इंतजाम किए। महात्मा गांधी की समाधि पर फूलों पर लिखे सभी देशों के नाम। नेताओं ने अपने देश के नाम लिखे फूलों से श्रद्धांजलि दी। सभी नेताओं ने एक साथ महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राजघाट में पीस वॉल पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन से राजघाट पे की गुफ्तगू। गांधी कुटीर और खादी के बारे में जानकारी दी। पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक। दोनों ने पूजा अर्चना की। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस ने भारत में हुए G20 समिट को शानदार बताया है और आयोजन की जमकर तारीफ की है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि इस सफलता से वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। और इस बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जस्टिन ट्रूडो के साथ। ये मुलाकात की तस्वीर आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आपस में मुलाकात करते हुए, हाथ मिलाते हुए। ये बेहद ही खास तस्वीरें इस वक्त आपके सामने G20 समिट के दौरान जस्टिन ट्रूडो की ये तस्वीर। और जाहिर सी बात है कि तस्वीरें इस बात को सामने रख रही हैं कि कैसे भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो और भी ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं हर स्तर पर। और खालिस्तानियों को लेकर भी कनाडा के पीएम की तरफ से जो बात है वो सामने आई। हिंसा और नफरत के खिलाफ है, जस्टिन ट्रूडो ने बोला।
रूस ने भारत में हुए G20 समिट को शानदार और कामयाब सम्मेलन बताया। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के नेतृत्व में ग्लोबल साउथ को बड़ा अवसर मिला। लावरोव ने पीएम मोदी के सुझाव का स्वागत भी किया और कहा कि G20 का वर्चुअल सत्र भी हमारे लिए अवसर की तरह होगा। The Indian presidency and our other like-minded nations that have presented the work of the G20 that was established to resolve global economic and financial problems into a political circle, politicized circle. भारत की अध्यक्षता में हुए समिट के बाद रूस उन मुद्दों पर मिलकर काम करेगा जो प्रस्ताव में पारित किया गया है। G20 समिट में वित्तीय और खाद्य संकट को खत्म करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसे मिलकर दूर किया जाएगा। भारत की अध्यक्षता में G20 कामयाब रहा। सर्गेई, G20 में अब आंतरिक सुधार हो रहा है। सर्गेई, G20 से वैश्विक संस्थाओं में सुधार का मौका मिला है। भारत के नेतृत्व में ग्लोबल साउथ को बड़ा अवसर मिला। और G20 समिट के दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अगर पुतिन के भारत आने का शेड्यूल तैयार हुआ तो रूसी राष्ट्रपति भारत आएंगे। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने का शेड्यूल बनेगा तो पुतिन जरूर भारत आएंगे। TV9 संवाददाता मनीष झा ने जब लावरोव से पूछा कि क्या उनकी किसी पश्चिमी डेलीगेशन से भी मुलाकात हुई तो लावरोव ने क्या कहा, सुनिए। Well, I didn't look for this chance. I just was doing my job. And those who wanted to talk to us, they did so. And those who prefer to consider themselves above diplomatic niceties, they have their own choice. Что касается контактов на высшем уровне между Россией и Индией, они, конечно же, будут продолжаться, но я вас уверяю, когда... TV9 भारतवर्ष के संवाददाता ने लावरोव से पुतिन के भारत आने से जुड़ा सवाल भी किया। राष्ट्रपति पुतिन इस समिट से गायब रहे, क्या पुतिन इस साल भारत आएंगे? Президент России и премьер Индии договорятся об очередном таком контакте, об этом будет объявлено не в ответ на вопрос журналистов, при всем уважении к вашему изданию. रूस ने G20 के घोषणा पत्र को बहुत संतुलित बताया और कहा कि इसमें रूस के हितों का ख्याल रखा गया है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि G20 समिट में पश्चिम का एजेंडा ध्वस्त हो गया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन के मुद्दे पर पश्चिम के एजेंडे को फेल बताया और कहा कि यूक्रेन को लेकर पश्चिम से कोई बातचीत नहीं होगी। G20 के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए लावरोव ने कहा कि यूक्रेन की जंग को लेकर इसमें संतुलित बात कही गई है। लावरोव ने कहा कि पश्चिमी देशों का यूक्रेनी एजेंडा नाकाम, समिट का यूक्रेनीकरण नहीं कर पाए। यूएन चार्टर में जनमत संग्रह की बात है। यूक्रेन ने खुद अपने इलाकों को खोया, पश्चिम जनमत संग्रह को अनदेखा कर रहा है। पश्चिमी मीडिया को बेहद गंभीरता से न ले। लावरोव ने कहा कि अगर पश्चिम सिर्फ रूस पर कार्रवाई करेगा तो तबाह हो जाएगा। सीजफायर को लेकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई ने कहा कि रूस ने 1.5 साल पहले समझौते की बात की थी, लेकिन पश्चिम के दबाव में यूक्रेन पलट गया। अब यूक्रेन ने बातचीत नहीं करने का प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन पश्चिम क्यों खामोश है? लावरोव ने कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने बार-बार कहा है कि जमीनी हकीकत को देखते हुए कोई समझौता हो सकता है। लावरोव ने अफ्रीकी देश का भी जिक्र किया और कहा कि अफ्रीका से संबंध बनाने के लिए पश्चिम को अपनी औपनिवेशिक मानसिकता त्यागनी होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि G20 से भारत ने दुनिया में अमन का संदेश दिया है। G20 सम्मेलन के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि इस शानदार आयोजन से भारत ने दुनिया में एकता का संदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने UNSC IMF में समय के हिसाब से बदलाव का समर्थन किया। Please allow me to thank Prime Minister Modi. Faithful to its principles, India did its utmost for its presidency of the G20 to serve unity and peace and send across a message of unity while Russia is still waging its war of aggression in Ukraine. So here I would like to thank Prime Minister Modi. We support a deep reform of global governance. The Security Council, but as well the World Bank and the IMF. They have to reflect today's reality and in terms of demography and economy as well. इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि दोपहर के भोजन के समय कई विषयों पर बहुत ही सार्थक बैठक हुई। ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि भारत फ्रांस संबंध प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुए।
और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, G20 पर शाहरुख खान ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। G20 की कामयाबी को लेकर बधाई दी है। ये भारतीयों के लिए सम्मान की बात है। शाहरुख खान की तरफ से ये बधाई संदेश प्रधानमंत्री के लिए। ये देखिए बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया गया है शाहरुख खान की तरफ से, और G20 की कामयाबी को लेकर, सफलता को लेकर जो बधाई है वो शाहरुख खान ने दी है प्रधानमंत्री मोदी को। और जिस तरह से G20 की प्रेसिडेंसी भारत के हाथ रही और जो अध्यक्षता भारत के पास थी और बखूबी भारत ने इसको निभाया है, उसे लेकर बधाई। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, G20 से चीन को बहुत बड़ा झटका लग गया है। BRI से अलग होने की तैयारी में अब इटली है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ये संकेत दिए। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात में ये संकेत दिए गए हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होगा इटली, और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। तो इसके बाद एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ा झटका चीन को लगेगा, क्योंकि ये इस इनिशिएटिव के जरिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन अपनी महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ा रहा है, और जिसको लेकर अगर इटली ने संकेत दिए हैं तो बड़ा झटका है। G20 के समापन समारोह के बाद सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने कई अहम बिंदुओं पर अपनी बात मीडिया के सामने रखी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया के जरिए G20 की सफलता को साझा किया। वहीं दावा किया जा रहा है कि G20 बैठक में चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग को संकेत दिया है कि इटली चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहा है। तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भी रूस यूक्रेन युद्ध पर अपनी बात रखते हुए कहा कि रूस को अलग थलग करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। साथ ही ब्लैक सी में तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचना चाहिए। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी और लिखा कि अलग अलग क्षेत्रों में भारत कनाडा संबंधों को लेकर चर्चा हुई। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थकों पर सीधे बात करते हुए कहा कि कुछ लोग किसी भी समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। चीन ने भारत पर G20 मंच का अपने हित में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। चीनी रक्षा मंत्रालय से जुड़े थिंक टैंक ने G20 में भारत की कामयाबी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। G20 समिट में भारत की कूटनीतिक कामयाबी और इसके सफल आयोजन से चीन बहुत चिढ़ा हुआ है। भारत के दबदबे से चीन बिफरा हुआ है, और अब तो चीन ने भारत पर चीनी हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगा दिया। इतना ही नहीं, चीन ने भारत पर G20 मंच का अपने हित में इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। चीनी रक्षा मंत्रालय से जुड़े थिंक टैंक ने आरोप लगाया कि भारत G20 के मंच का इस्तेमाल अपने हित साधने में कर रहा है। ऐसा कर भारत चीन के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। भारत निजी मसलों को वैश्विक मंच पर रख रहा है। भारत मेजबान देश की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। भारत भविष्य के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। चीन की इस चिढ़ को समझना बहुत आसान है। भारत ने समिट के जरिए चीन की जो घेरेबंदी की है, उससे चीन नाराज है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब में भारत ने मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पर सहमति बनाकर चीन को कड़ा संदेश दिया। चीन को समिट के थीम वसुधैव कुटुंबकम से भी चिढ़ थी। बैठक में चीन के इलेक्ट्रिक बैटरी एकाधिकार के खिलाफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का ऐलान भी किया गया। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मात देने के लिए पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पर सहमति बना ली है। इस प्रोजेक्ट में 8 देश शामिल हैं। G20 की बैठक में इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पर भी सहमति बनी है, जिसके लिए 8 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। खास बात यह है कि इस कॉरिडोर में यूरोपीय देश भी शामिल हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब माना जा रहा है। इस करार के बाद भारत अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के समुद्री रास्ते के जरिए सीधे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ जाएगा। सहमति के बाद यूएई और सऊदी अरब के बीच भारत की मदद से रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बहाने मिडिल ईस्ट में अपना दखल बढ़ा रहे चीन को रोकने के लिए भारत ने ऐसा प्लान तैयार किया जिससे चीन के मंसूबे पर पानी फिर जाएगा। इस डील में अमेरिका, भारत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात साझेदार हैं। जहां रेल नहीं जा सकती, वहां से पोर्ट के जरिए भारत इस प्रोजेक्ट से जुड़ेगा। चारों देशों ने खाड़ी और अरब देशों को रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने पर चर्चा की है। पिछले दिनों चीन, ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते सामान्य करने के लिए मध्यस्थता कर चुका है। ऐसे में ये प्रोजेक्ट चीन के पश्चिम एशियाई प्रभाव को कमजोर करने में मदद करेगा और भारत को अपने हित साधने में मदद मिलेगी।
इधर सभी G20 देशों ने भारत के वैश्विक आर्थिक विकास एजेंडे का समर्थन किया है। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंकों ने उन गरीब और विकासशील देशों के आर्थिक विकास में मदद इससे मिलेगी जो चीनी कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। भारत चाहता है कि गरीब देशों में भी वित्तीय समावेश हो, सभी लोगों का खाता हो, उन्हें सतत विकास का मौका मिले और उनके यहाँ भी गरीबी कम हो। इसके लिए भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DPI के जरिए गरीब और विकासशील देशों में वित्तीय समावेश कार्यक्रम चलाने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी पैक्ट का एजेंडा तय किया था, जिस पर दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों ने अपनी रजामंदी दी है। दरअसल भारत की कोशिश उन देशों को चीन के चंगुल से बचाने की है जो चीनी कर्ज में फंस चुके हैं। चीनी कर्ज में फंसे देशों के लिए नए बैंक सिस्टम के लिए G20 के देश तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी G20 देशों से अपील की है कि विकासशील देशों की बेहतर मदद के लिए विश्व बैंक को और मजबूत किया जाए। दरअसल दुनिया के कई देश चीन के कर्ज जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 97 देश चीनी कर्ज में हैं। इसमें सबसे ज्यादा अफ्रीकी देश हैं। यहाँ चीन ज्यादातर देशों में वन बेल्ट वन रोड योजना के तहत कर्ज का जाल फैला चुका है। यही वजह है कि कल जब पीएम मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और कल अफ्रीकन यूनियन के G20 में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज ट्वीट के जरिए इसकी अहमियत को समझाया और बताया कि ये समावेशी वैश्विक वार्ता का नतीजा है, जिसकी वजह से अफ्रीकन यूनियन को G20 में जगह दी गई है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का श्रेय चीन और रूस लेना चाहते थे, लेकिन बाजी भारत ने मार ली। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि अफ्रीकन यूनियन G20 में अधिक समावेशी वैश्विक वार्ता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सहयोगात्मक प्रयासों की आशा करते हैं, जिससे न केवल हमारे संबंधित महाद्वीपों बल्कि पूरे विश्व को लाभ होगा। अफ्रीकन यूनियन के संसाधन पर चीन की पैनी नजर थी, जो चीन के मकर जाल में बुरी तरह से उलझ चुके हैं। दुनिया के मंचों पर वो अपनी आवाज तक नहीं उठा पाते हैं। लेकिन अब भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अफ्रीकी देशों को G20 के तौर पर बहुत बड़ा मंच मिल गया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद पीएम मोदी ने अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमानी को गले लगाकर बधाई दी। पीएम मोदी ने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर वैश्विक प्रगति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने पत्नी के साथ भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने संतों से भी मुलाकात की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज सुबह पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने रीति रिवाज के साथ भगवान स्वामी नारायण के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। अक्षरधाम मंदिर के निदेशक के मुताबिक उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगा कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आया हो। उन्होंने बिल्कुल एक आस्तिक और श्रद्धालु की तरह पूजा में हिस्सा लिया। बहुत बढ़िया रही। ऐसे आपको लगा है कि कोई आस्तिक आदमी है जिसको भगवान में श्रद्धा है, वो पूजा कर रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। अक्षरधाम मंदिर की ओर से सुनक दंपति को मंदिर का मॉडल और कुछ उपहार दिए गए। यूके के पीएम ऋषि सुनक ने G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत पहुंचने पर कहा था कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। ऋषि सुनक के अक्षरधाम मंदिर में पूजा करने को लेकर मंदिर के निदेशक ज्योतिन्द्र दवे ने कहा कि उन्हें सुनक की पूजा करते देखकर ऐसा लगा कि राजनेता नहीं बल्कि कोई सच्चा भक्त पूजा कर रहा है। वो उनकी पत्नी और उनका पूरा स्टाफ, उनकी सिक्योरिटी, वो सब ब्रिटेन के हाई कमीशन के सब ऑफिसर तो सब आए, वो दर्शन करने के लिए अपने मंदिर में गए। और मंदिर में, मध्य मंदिर में भगवान स्वामीनारायण और उनके जो गुरु परंपरा है, वो गुरु परंपरा की मूर्ति के बहुत प्रेम से उन्होंने, उनकी पत्नी ने दर्शन किए। उनकी पत्नी ने तो वहाँ पंचांग प्रणाम भी किए, लेकिन साथ साथ में उन्होंने हमारे मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की मूर्ति है, सीताराम और हनुमान जी की भी मूर्ति है, लक्ष्मी नारायण की भी मूर्ति है, पार्वती, शिव जी और गणपति जी की मूर्ति है, सबकी मूर्ति है। सब जगह पे 5-5, 10 दिन में रह के बहुत प्रेम से, जैसे कि एक
भक्त है, भगवान के दर्शन इसलिए दर्शन किए उन्होंने। और दर्शन करने के बाद हमारे रिसेप्शन में आए। रिसेप्शन में फिर से हमने उनका स्वागत किया। उनको हमारी ओर से अक्षरधाम की प्रतिकृति मॉडल बढ़ा दिया। उनकी पत्नी को भी हमारे अक्षरधाम के बारे में बहुत साहित्य दिया, वो दिया, प्रसाद दिए।